तो गाइस वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग यूजी एमएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जो भी आपकी डाउट्स थी उन सारे डाउट्स को हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो ये जो पीडीएफ है ये यूजी एमएससी की ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि 27 नवंबर को आई थी। ऑफिशियल नोटिस है उनकी। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड क्या टर्म एंड कंडीशंस है। उसके अलावा फर्स्ट राउंड में जो आपने फर्स्ट वाली जो रजिस्ट्रेशन हुई तो क्या उसके बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सेकेंड राउंड के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए गाइस, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हुई है वो केवल वन टाइम है, यानी कि एक बार ही हुई है। अब वो दोबारा नहीं होने वाली है। इसलिए अगर कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे को दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये है, अगर आप नहीं कर पाए हो तो आप इस वाले कोर्स में तो अब नहीं कर सकते हो एमबीबीएस वाले में, मगर आप चाहो तो आयुष वाले कोर्सेज में कर सकते हो। उसके अलावा गैस यहाँ पर अपग्रेडेशन के बारे में दी गई है, तो चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो आपकी रिज़ल्ट आने के बाद अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड किया होगा, तो उसके बाद जो है आपको वहाँ पर अपग्रेडेशन की इच्छा व्यक्त करनी थी, यानी अपग्रेडेशन का चॉइस आपको बताना था। तो अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, यानी अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये तो आपने किया होगा अपग्रेड। सो अगर आपको डिज़ायरेबल कॉलेज अलॉट हो गई होगी तो आपने अपग्रेड नहीं किया होगा। सो आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में, तो आपको जो अलॉटमेंट ऑर्डर मिली होगी तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन के लिए जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम और डेट बताया गया होगा कि किस डेट को आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। उसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक किसी जो भी डेट दिया गया है आपको, अगर आप उस डेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो वैसे सभी स्टूडेंट को अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ओके, एंड जो भी सीट है उस सीट को खाली मान लिया जाएगा, वैकेंट मान लिया जाएगा, और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी जो भी स्टूडेंट होंगे वे अयोग्य हो जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वह अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे। राइट। उसके बाद यदि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का चॉइस दिए हैं, अगर आपने गाइस इन चीज़ों को आप ध्यान से देखना, यदि आप अपग्रेडेशन का चॉइस दिए हैं तो भी उन्हें अपने संबंधित आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। अगर आपको अपने अपग्रेड के लिए कॉलेज का नाम दिया है, ठीक है, फिर भी आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिली है, जो कॉलेज अलॉट हुई है, वहाँ जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। ओके, एंड वैसे अभ्यर्थी जिनका सीट, अब जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना। देखो, वैसे अभ्यर्थी जिनका सीट आवंटन निजी मेडिकल कॉलेज में होता है, यानी किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में होता है, और वे अपने आवंटित सीट से संतुष्ट हैं, ठीक है, आपको अगर सीट से आप संतुष्ट हैं, अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेना है तो आप एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करके सीधा फ़ी जमा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, लाइक एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उन्हें मधुबनी कॉलेज मिला था और वे केएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो उन्हें क्या करना है, तो अपग्रेडेशन हेतु निर्धारित कॉलम में, जो अपग्रेडेशन का कॉलम है उसमें आपको यस करना था एंड एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करना था। ठीक है, मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपये, डेंटल के लिए 50,000। तो इसको क्या करना है, इतने रुपए को आपको क्या करना है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बीसीई बोर्ड को पटना के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना है और उस संस्थान में, उस इंस्टीट्यूट में आपको जमा करना है। ओके, तो उसके बाद जो है जमा करने के बाद आपको जो रसीद मिलेगी, जो रिसिप्ट मिलेगी, एंड जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, फिर वेरिफिकेशन स्लिप है, तो इन सारी चीज़ों को आप ले लेंगे अपना वेरिफिकेशन करवाने के बाद और अपने पास रखेंगे एंड राउंड 2 का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है बैंक ड्राफ्ट इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, अगर आप मेडिकल कॉलेज के लिए हैं तो 2 लाख एंड डेंटल कॉलेज के लिए 50,000 लगेंगे। सेकेंड राउंड में यदि उन्हें अन्य इच्छित संस्थान मिलता है तो वे उक्त संस्थान में निर्धारित शुल्क में से फर्स्ट राउंड में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा राशि को घटाकर शेष राशि जमा करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर नामांकन लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सेकेंड राउंड में दूसरी कॉलेज अलॉट होती है तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट राउंड में आपने जितना बैंक ड्राफ्ट में जमा किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शेष राशि, यानी कि जो बची हुई राशि एडमिशन के लिए आपको चाहिए, बची हुई राशि, लाइक मान लो आपकी एडमिशन के लिए जो है 7 लाख है,
ठीक है। तो और आपने 2 लाख का बैंक ड्राफ्ट पहले दे चुका है, तो आपको अभी कितना देना है, अब 5 लाख आपको देनी है। ओके गाइज, उसके अलावा यदि उन्हें सेकेंड राउंड में पूर्व संस्थान ही आवंटित होता है, तो अगर आपको पहले वाला संस्थान ही आवंटित होता है तो वे उक्त संस्थान में फ़ी की शेष राशि जमा कर नामांकन ले लें। तो मतलब अगर आपको मधुबनी कॉलेज फिर से अलॉट हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, उसी कॉलेज में जो आपने लाइक उस कॉलेज की फ़ी अगर 8 लाख है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने 2 जमा किया है तो आपको 6 देकर एडमिशन ले लेना है अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस। सो दोनों ही मामलों में नामांकन नहीं लेने पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की गई राशि जब्त हो जाएगी। यानी अगर आप दोनों में से कहीं भी एडमिशन नहीं लेते हैं, लाइक आपको मधुबनी फर्स्ट में मिलता है फिर बाद में कटिहार कॉलेज मिलता है, तो आप अगर दोनों में से कहीं एडमिशन नहीं लेते हो तो जो बैंक ड्राफ्ट वाली जो राशि है आपकी वो जब्त हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। ठीक है गाइज। उसके अलावा सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लाइक उनकी जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगी वो 14 को होगी, 14 दिसंबर को। एंड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं वो बताता रहूँगा। अगर कोई आपकी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हो। उसके अलावा गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।